नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं चाय पर चर्चा। देखिए, सर्दियां यहाँ पर बहुत तेज पड़नी शुरू हो गई, इसलिए सबसे पहले हमने इंतजाम किया है। गीतिका चाय ले चुकी हैं। अब इससे पहले कि मैं आगे आपको बताऊंगी यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है, उससे पहले गीतिका प्लीज इफ यू कैन हेल्प अस। आपको चाय चाहिए शगुफ्ता? अभी नहीं, मुझे तुम्हें पता है कब चाहिए। पूरी प्लेट के साथ सेटअप चाहिए। आपको बता दी थी गर्मा गर्म समोसे हैं, तो आप प्लीज ले लीजिए। और आज के समोसे अलग है, कुछ खास है क्योंकि आज मटर वाले समोसे हैं। क्या बात है। तो यहाँ पर पूरी तैयारी है मौसम के हिसाब से। तो चलिए आपको खबर बता दें कि हम आपको आज क्या बताने वाले हैं। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। तो सिर्फ प्रयागराज ही नहीं बल्कि अयोध्या भी आस्था के इस महामेले के लिए पूरी तरह से तैयार है। चाय पर चर्चा में आस्था भक्ति से जुड़ी ये तमाम तस्वीरें आपके सामने होंगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और न्यूयॉर्क से लेकर लंदन तक क्रिसमस सीजन की रौनक बिखरी है। आज जिंजर ब्रेड से बने विलेज की झलक आपको दिखाएंगे, साथ ही टेम्स के किनारे डक पॉन्ड शो का अद्भुत नजारा भी आपके सामने पेश करेंगे। नमस्कार, मैं गुप्ता, स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। नवाबों के शहर आपको लेकर चलेंगे। हजरतगंज की मशहूर खस्ता कचौरी के जायके की बात होगी। जसप्रीत बुमराह की हाजिर जवाबी पर हर कोई फिदा है, गूगल भी फिदा है। पूरा किस्सा क्या है वो सुनाएंगे। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से आर अश्विन संन्यास ले चुके हैं। चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले महाकुंभ की खबर से। जी हाँ, 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ का शुभारंभ हो रहा है। इसको भव्य और दिव्य बनाने के लिए तमाम तरह के उपाय किए जा रहे हैं, तो सुरक्षा के लिए भी खास तैयारी की जा रही है। जी हाँ, प्रयागराज में साधु संतों का निवास भी शुरू हो गया है। आस्था के रंग से संगम नगरी सराबोर होने लगी है। श्रद्धा के इस मेले में 40 से 45 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान है। इसीलिए ऐसी व्यवस्था भी की जा रही है ताकि लोग महाकुंभ की दिव्यता का आनंद ले सकें। जैसे जैसे महाकुंभ के आरंभ की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे आस्था के दिव्य रंग बिखरते जा रहे हैं। इन रंगों से संगम नगरी की शोभा बढ़ती जा रही है। प्रयागराज में महाकुंभ का शुभारंभ 13 जनवरी से होगा और इस आयोजन को लेकर यहाँ न केवल भव्य तैयारी हो रही है बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिकता की दिव्य छटा दिख रही है। यहाँ साधु संतों का जमावड़े के साथ ही अखाड़ों का डेरा भी जमने लगा है। जूना अखाड़ा समेत बाकी अखाड़ों के साधु संत यहाँ निवास के लिए पहुँचने लगे हैं। धर्मध्वजा हमारी हो चुकी है, समस्त अखाड़े यहाँ बसने लगे हैं, साधु संत महात्मा आने लगे हैं। हमारे प्रयागराज नगर में जो अनंत माधव मंदिर है, अनंत माधव मंदिर से हमारी पेशवाई 26 दिसंबर को विशाल रूप से निकलने वाली है, जिसकी तैयारियां हो रही हैं। हम 26 दिसंबर को प्रातः 10 बजे हमारी पेशवाई वहां से छावनी के लिए प्रवेश करेगी, जिसमें विशाल शोभा यात्रा रथ गज हाथी घोड़ों के साथ हजारों संत महात्मा श्रद्धालु भक्तजन, जिसमें हमारे आचार्य महामंडलेश्वर होंगे। प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक मेले के शुभारंभ में करीब 25 दिन बाकी हैं, लेकिन तैयारी में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए तैयारी भी खास तरीके से की जा रही है। इसलिए आपदा प्राधिकरण का 2 दिन का वर्कशॉप का आयोजन भी किया गया है, जिसमें अलग अलग विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों को बुलाया गया और उनसे उनकी तैयारियों के बारे में जानकारी ली गई। हर डिपार्टमेंट के लोगों के साथ बाकायदा बैठकर बैठक की गई है और मेले में किसी प्रकार को श्रद्धालुओं को और किसी प्रकार की कमियां ना नजर आए, लिहाजा उन सारी चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है और माइनस पॉइंट को दूर करने की, हर एक चीजों पर ध्यान देकर उसको दूर करने की कोशिश शुरू कर दी गई है। इस टेबल टॉप एक्सरसाइज में सभी विभागों का एक साथ समन्वय बनाकर उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटने में कोई परेशानी न हो। सब एक साथ मिलकर बैठे हुए, समझ गए, ताकि अगर जरूरत पड़े और ऐसी कोई स्थिति आए कि प्रतिक्रिया देनी हो तो बहुत ही प्रभावी हो और जल्द से जल्द उससे निपटा जा सके। टेबल टॉप एक्सरसाइज को 3 सत्र में आयोजित किया गया, जिसमें आवश्यक सेवाओं, भीड़ नियंत्रण और दूसरी व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। कर्मचारी ग्राउंड के ऊपर जो हमारे कार्यकर्ता ग्राउंड के ऊपर हैं और इन विभागों में काम कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग किस प्रकार से हुई है, ट्रेनिंग में बेहतरी के लिए कुछ कदम उठाने हैं, कहाँ पर गैप्स हैं जिनको हम कवर करना चाहते हैं, ये चीज़ों को हम आइडेंटिफाई करते हैं और फिर इनके ऊपर आगे कार्रवाई होती है। महाकुंभ को लेकर राज्य स्तर पर भी तैयारियां की जा रही हैं। गोरखपुर से परिवहन निगम की 3000 बसें चलाई जाएंगी, जिसमें प्रदेश के अलग अलग जिलों की बसें शामिल हैं। सभी बसों का राप्ती नगर डिपो में डेंटिंग पेंटिंग का कार्य चल रहा है। इन बसों पर महाकुंभ की छाप साफ साफ दिख रही है।
टोटल हमारे यहाँ से 3000 बसों की योजना है चलाने का गोरखपुर। 31 दिसंबर तक का हम लोगों ने इसकी डेडलाइन रखी है। 31 दिसंबर तक हमें 2 लाख करा लेंगे, बसों को भगवा कलर में पेंट करा लेंगे। ये हमारी कार्य। महाकुंभ 2025 के आयोजन में सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है, इसलिए इसमें कोई कोताही नहीं की जा रही है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरों से निगाह तो रखी ही जाएगी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सेना से अमेरिकन वार्म ब्लड और इंग्लैंड का थ्रो नस्ल का घोड़ा खरीदा गया है। इसके अलावा भारतीय नस्ल के घोड़े भी तैनात किए जा रहे हैं। ये भीड़ प्रबंधन में भी मदद करेंगे। 130 कुंभ मेले में स्थापित किए गए हैं जनता की सुरक्षा के लिए, अखाड़ों को स्नान कराने के लिए, अखाड़ों को कुंभ मेले में लाने के लिए, जिसमें से 4 वार्म ब्लड सुलाए गए हैं आर्मी से। 6.5 से 7 लाख रुपए कीमत है एक घोड़े की। जो राइडर सोचता है वही ये घोड़े करते हैं। इसके अलावा जो है 40 घोड़े जो है क्या नाम है थ्रो ब्रीड के आ रहे हैं, जो इंग्लैंड के हैं। बाकी इंडियन ब्रीड के हैं, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, अमृतसरी। ये घोड़े महाकुंभ में बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं, क्योंकि जहां पर पुलिस की गाड़ियां नहीं जा सकेंगी, ये वहां आसानी से पहुंच सकेंगे। यही नहीं, इन घोड़ों पर सवार पुलिसकर्मी आसपास के इलाकों पर भी नजर रख सकते हैं। कुल मिलाकर महाकुंभ के आयोजन को लेकर ऐसी तैयारी की जा रही है ताकि इसमें आने वाले को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। यही नहीं, यहाँ ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि यहाँ आकर श्रद्धालुओं को महाकुंभ की दिव्यता का एहसास हो सके। प्रयागराज से आनंद राज और गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, महाकुंभ प्रयागराज में लगेगा, लेकिन उससे जुड़ी तैयारियां रामनगरी अयोध्या में भी अभी से देखने को मिल रही हैं। असल में प्रयागराज में महाकुंभ में डुबकी लगाने के बाद बड़ी संख्या में भक्तों के रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। और अयोध्या में भक्तों के आने को लेकर प्रशासन ने विशेष इंतजाम भी किए हैं। नए आश्रम स्थल, कई अस्थायी हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। इस बीच राम मंदिर को 10 नए अर्चक भी मिल गए हैं, जिनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अयोध्या के बाजार रामलला की इन मनमोहक प्रतिमाओं से सजे हुए हैं। हाथों में धनुष पकड़े श्री राम के बाल स्वरूप वाली ये प्रतिमाएं सच में बेहद सुंदर हैं। ये राम मंदिर में विराजमान रामलला की प्रतिमा जैसी ही है, तभी तो रामलला के दर्शन के बाद भक्त सुनहरी याद के तौर पर इन मूर्तियों को अपने साथ ले जाते हैं। ये राम भगवान की मूर्ति ले जाना चाह रहे हैं और अपने घर में मंदिर में रखना चाहते हैं। और जनवरी में जैसे राम भगवान के मंदिर की पूरे 1 साल पूरे हो जाएंगे, तो हम चाह रहे थे कि हम भी दोबारा से दर्शन करने आए जनवरी में। अयोध्या में रामलला की प्रतिमा को भव्य मंदिर में विराजमान हुए 1 साल पूरा होने वाला है। इस मौके पर राम मंदिर की तरफ से कई भव्य आयोजन किए जाएंगे, जिनमें बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन इससे पहले ही अयोध्या के बाजारों में रामलला की मूर्तियों की डिमांड बढ़ गई है। किसी को रामलला की मूर्ति चाहिए तो कोई अपने साथ पूरा राम दरबार लेकर गया। 1 साल हुआ तो एक बार देखने का आया, ये राम का ये फोटो लेकर जा रहा है। इसको घर में बैठ के घर में रखे पूजा भी करता हूँ। श्री राम जी की मूर्ति ली है और प्रसाद साथ लिए है बस। इस बीच रामनगरी में भक्तों के लिए टेंट सिटी तैयार की जा रही है, क्योंकि प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ मेले में स्नान के बाद हजारों श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने की उम्मीद है। साथ ही अयोध्या में बसंत पंचमी और मकर संक्रांति पर भी मेला लगेगा। इस मेले में बड़ी संख्या में राम भक्त सरयू नदी में डुबकी लगाने के लिए अयोध्या पहुंचेंगे। महाकुंभ में जो लोग आ रहे हैं, उसमें बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे अयोध्या भी पहुंचेंगे और दर्शन स्नान करेंगे। तो उसके लिए पुलिस व्यवस्था, प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं, विभिन्न विभागों से जो अपेक्षाएं हैं, वो सभी इस बैठक में माननीय विधायक जी, माननीय मेयर साहब की उपस्थिति में डिस्कशन हुआ और हम लोग उसको पूरी तरह से तैयारी में जुट गए हैं। कुंभ शुरू होने से पहले सभी तैयारियों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ज्यादातर आश्रय स्थलों में रंग रोगन हो चुका है। बेड और गद्दे भी लगा दिए गए हैं। 300 बेड की वहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। अच्छी डॉर्मेटरीज बनी है, कमरे बने हैं, बेड है, उसमें कंबल है, ब्लैंकेट है
ब्लैंकेट है, पिलोज है, मैट्रेस है, बेडशीट है और सब सारी चीज़ों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से व्यवस्थित कर रखा है और शीघ्र ही अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा में हम लोग उसे समर्पित करेंगे। यहाँ आश्रय स्थल के साथ ही राम मंदिर समेत कई जगहों पर अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र भी खोले गए हैं। 18 जनवरी से 26 फरवरी तक स्वास्थ्य विभाग मेला क्षेत्र में 6 अस्थायी चिकित्सा केंद्र चलाएगा, जिसमें डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ व पर्याप्त मात्रा में दवाओं की व्यवस्था रहेगी। इसी बीच 12 जनवरी से 16 जनवरी तक मकर संक्रांति मेला है और 1 फरवरी से 5 फरवरी तक बसंत पंचमी है। तो इन दोनों मेले के अवसर पर अस्थायी चिकित्सा केंद्रों की संख्या बढ़ा के 12 की जाएगी। इन सब के बीच अयोध्या के राम मंदिर में 10 नए अर्चकों की नियुक्ति हो गई, जो पहले से नियुक्त पुजारियों से पूजा पद्धति सीख रहे हैं। स्नान कराना है, कैसे कपड़ा पहनाना है, कैसे तिलक लगाना है, कैसे मुकुट धारण कराना है, जो ये है भगवान श्री राम लला की है, वो पूरी परंपरा उनको बताया जाएगा, उसी ढंग से वो करेंगे। कैसे भोग लगाना है, कैसे आरती करना है, कैसे शयन कराना है, कैसे विसर्जन करना है, ये जितनी है कार्य जो पुरानी पुजारी कर रहे हैं, वही सब चीज़ नया पुजारी को बताया जाएगा। ये तमाम तैयारियां बता रही हैं कि जनवरी का महीना धार्मिक और आध्यात्मिक लिहाज से बेहद खास होने वाला है। अयोध्या से बनबीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भाई, क्रिसमस हो और केक ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? केक और क्रिसमस का अनोखा रिश्ता है। क्रिसमस के मौके पर लोग अपने घरों में केक की नई वैरायटी बनाते हैं और सजाते भी हैं। एक केक है जिसकी मैरिनेशन चल रही है, काफी दिनों से इंतजार किया जा रहा है, लेकिन देखिए कुछ ऐसा ही आयोजन किया गया न्यूयॉर्क के कोलंबस सर्कल मॉल में। यहाँ केक से गांव जैसे सजावट की गई। इस गांव में 720 घर बनाए गए हैं। इसको बनाने वाले शेफ का ये कहना है कि वो ऐसा 30 साल से करते आ रहे हैं। क्रिसमस के इस सीजन में ये नायाब कोशिश लोगों के चेहरों पर मुस्कान बिखेरने की है। इस कोशिश का नाम है जिंजर ब्रेड विलेज, मतलब जिंजर ब्रेड से बना एक ऐसा विशाल गांव जिसे देखकर आप रोमांचित महसूस कर सकते हैं, अपने तकलीफों को भूलकर एंजॉय कर सकते हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक इंडोर मॉल कोलंबस सर्कल में विशाल जिंजर ब्रेड गांव की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें 100 से ज्यादा कन्फेक्शनरी आकृतियां हैं, जो देखने में जितनी आकर्षक है, खाने में उतनी ही स्वादिष्ट। जॉन लोविच ने जिंजर ब्रेड, कैंडी, अंडे, आटे और दूसरी मीठी वस्तुओं से इस खूबसूरत लजीज जिंजर ब्रेड विलेज को बनाया है। इस जिंजर ब्रेड गांव में 720 घर हैं। मौजूदा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 1251 का है, जो कि जॉन लोविच के पास ही है। पिछले 30 सालों से जॉन ऐसे आकर्षक और स्वादिष्ट गांव बनाते आ रहे हैं। जॉन ने करीब 1 साल पहले अपने न्यूयॉर्क शहर के घर के बेसमेंट में इस गांव की रूपरेखा तैयार करनी शुरू कर दी थी, जो कि अब न्यूयॉर्क के मॉल में प्रदर्शनी के लिए लगाई गई है। दूर दूर से लोग इस जिंजर ब्रेड विलेज को निहारने आ रहे हैं। जॉन लोविच ने न्यूयॉर्क के अलावा 3 और शहरों में ऐसी प्रदर्शनी लगाई है। बाल्टीमोर, लुसियाना और सैन फ्रांसिस्को में भी जॉन ने ऐसे ही जिंजर ब्रेड विलेज की प्रदर्शनी लगाई है। जॉन के मुताबिक जब लोग उनके जिंजर ब्रेड विलेज घूमने आते हैं, खुश होते हैं, तो उनकी खुशी देखकर उन्हें भी अच्छा लगता है। 5 जनवरी तक इस जिंजर ब्रेड विलेज की प्रदर्शनी लगी रहेगी। इसके बाद इसे लोगों में मुफ्त बांटा जाएगा। बचे खुचे हिस्सों को जॉन सुअर और गाय पालने वालों को दे देंगे, ताकि बेजुबान जानवर भी इस शानदार जिंजर ब्रेड का लुत्फ उठा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको दिखाते हैं लंदन में एक्रोबैटिक्स के जरिए बैलेंस और कलाबाजी के कौशल के शानदार प्रदर्शन की तस्वीरें। लंदन में ऑस्ट्रेलिया के सर्कस ट्रूप सिरका के कलाकारों ने टेम्स नदी के किनारे अपने हुनर की नुमाइश करके रोमांचित कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई कलाकारों का समूह अपने डक पॉन्ड शो के लिए लंदन पहुंचा हुआ है। तो इस सिलसिले में इन्होंने नदी के किनारे और साउथ बैंक सेंटर की सीढ़ियों पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। डक पॉन्ड मशहूर बैले है, जिसका आयोजन कल से 30 दिसंबर तक लंदन में किया जाएगा। इसमें दर्शकों को बैले और सर्कस का मिला जुला रूप देखने को मिलेगा। शगुफ्ता, आज कुछ कहना चाहूंगी आपको। माशाल्लाह, क्या लग रही हैं आप। सेम टू यू बोल सकती हूँ मैं इस बारे में? बोल दीजिए अगर आप ये बोल पाओगे।
मैं कुछ अलग बोलूंगी। सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये तहजीब की बात हो रही है आज, है ना? तो लखनऊ चले, क्योंकि लखनऊ ही तहजीब के लिए जाना जाता है। लेकिन आपको बता दें, जायके के लिए भी बहुत मशहूर है लखनऊ। यहाँ पर खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। शगुफ्ता, हमें मिल जाए तो हम छोड़े ना, है ना? एक प्लैटर अगर यहाँ पर सजा दिया जाए तो हम तैयार बैठे हैं चाय पर चर्चा करने के लिए सबके साथ। देखिए, लखनऊ के हुसैनगंज इलाके की खस्ता कचौरी का स्वाद अगर आप लेना चाहते हैं ना, तो तस्वीरें भैया आपके लिए लेकर आए हैं। महसूस कीजिए और स्वाद लीजिए, चखिए जरा ये स्वाद। राजधानी लखनऊ में जब लजीज खस्तों की बात होती है तो आजादी से पहले से चल रही यहाँ की दुकान अजय खस्ते का जिक्र जरूर आता है। यहाँ जो एक बार खस्ते खा लेता है वो बार बार यहाँ आता है। कुछ ऐसा टेस्ट इस दुकान का है। सुबह का समय है, गरम गरम खस्ते आप देखिए यहाँ पर इस वक्त निकल रहे हैं। कैमरामैन संजय तस्वीरें दिखा रहे हैं कि सुबह का समय ब्रेकफास्ट का टाइम है और यहाँ पर खस्ते खाने लोग आते हैं। गरम गरम खस्ते यहाँ से निकल रहे हैं। डाल डालकर ये खस्ते बनाए जाते हैं। कुल मिलाकर ये कढ़ाई है और इसमें खस्ते निकलते हैं। पुराना इतिहास इस पूरी दुकान का रहा है। 1927 से ये दुकान राजधानी लखनऊ में है और तमाम ऐसे ग्राहक हैं जो दूर दूर से हुसैनगंज स्थित इस दुकान में आते हैं और सामान ले जाते हैं, खस्ते ले जाते हैं। कब से दुकान है, क्या है? मेरी शॉप जो है ना 1927 में मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने एस्टैब्लिश की थी, है ना। तो पहले शॉप में इतना कुछ खास चलती नहीं थी, बस ये रोज है कमाना जाना होता था। ठीक, उसके बाद जो है ना जब मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर एक्सपायर हुए उसके बाद मेरे दादा ने स्टार्ट किया, तो उसके बाद भी वैसे ही चलता रहा। फिर मेरे दादा की तबीयत खराब रहने लगी, फिर मेरी शॉप कुछ साल तक जो है ना बंद ही रही है। फिर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जा रही थी, घर में दिक्कतें बढ़ती जा रही थी, तो मेरे प्रेशर सारी मेरी दादी पे आने लगा था। फिर उसके बाद सारा कमांड मेरी दादी ने संभाला, वो दादी ने संभाला। फिर उन्होंने, मेरा जो स्टाफ है, मेरा स्टाफ बहुत पुराना है, ठीक है, एकदम फैमिली जैसे है, ठीक है। उन्होंने मेरी दादी को सपोर्ट किया, सबने मिल के ये शॉप को उसके बाद स्टैब्लिश किया, खस्ते बनाना स्टार्ट किया। धीरे धीरे उसमें इम्प्रोवाइज किया कि क्या चीज़ बेस्ट से बेस्ट सर्व कर सकते थे। सबसे ज़्यादा खस्ते हमारे के बहुत ज़्यादा फेमस है, लोग बहुत पसंद आते हैं कि ऐसे खस्ते इतने सॉफ्ट रहते हैं कि ऊपर से क्रिस्पी रहेंगे, अंदर से एकदम सॉफ्ट। क्या कला है बनाने की खस्ता? हाँ, कला क्या है? कला क्या अब वो तो बत के नहीं बता सकते। कौन सी दाल का उपयोग करते हैं? हाँ, दाल कौन सी उपयोग? उड़द की दाल बनाते हैं। उड़द की दाल से बनाते हैं। क्या पसंद है यहाँ पे आपको? खस्ते। क्या नाम है आपका? फुरकान। खस्ते पसंद है? क्या अच्छा लगता है यहाँ पे? खस्ते। खस्ते खाते हैं तो पूड़ी खाते हैं। हर हफ्ते, हर दिन? हर हफ्ते तो नहीं, मतलब हाँ खा लेते हैं। क्या अच्छा लगता है यहाँ पे आपको? यहाँ पर पूड़ी, सब्जी, दो खस्ते, दही जलेबी। आगे तो बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं, वहाँ नहीं जाते हैं? नहीं, यहीं पे सबसे फेमस अच्छा लगता है ना खाने में। टेस्ट यहाँ मिल गया? टेस्ट यहाँ का है तो और जगह जाने का मन ही नहीं करता। और अब मैं टेस्ट करूंगा कि आखिर कैसा लग रहा है। बढ़िया है। खा ले हम भी। कैसा है? बढ़िया। चलिए हम भी खा लेते हैं। ये गर्मा गर्म खस्ते हैं, ठंड का मौसम और गरम गरम खस्ते, और क्या चाहिए आपको। तो देखिए बहुत गर्म है, लेकिन हम एक जरूर आपके लिए एक बाइट यहाँ पर लेंगे और देखेंगे कि कैसा है। थोड़ा सा आलू लगाएंगे, थोड़ा सा आलू लीजिए। ये लगाई मैंने छोला कम मटर। अल्टीमेट टेस्ट है। कोई 35 साल से आ रहा है, कोई 15 साल से आ रहा है। जो टेस्ट है उसमें एक एसेंस है, ऐसा लग रहा है कि काफ़ी पुरानी दुकान है। तो बड़ी बात यह है कि जो यहाँ के लोग बता रहे हैं, इन्होंने टेस्ट को मेंटेन किया हुआ है। किसी भी दुकान के लिए कारीगरों को मेंटेन करना, एक टेस्ट को मेंटेन करना बड़ी बात होती है। वो शायद आपको लखनऊ के हुसैनगंज स्थित इस अजय खस्ते पर साफ नजर आती है। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात स्पेस टेक्नोलॉजी की कर लेते हैं। चीन के एक अंतरिक्ष यात्री ने स्पेस वॉक का कीर्तिमान बना दिया। इस एस्ट्रोनॉट ने लगातार 9 घंटे तक स्पेस क्राफ्ट से बाहर स्पेस वॉक किया।
वैसे बहुत सारी मूवीज भी देखी हैं हमने स्पेस वॉक और मून वॉक करते हुए, तो आपने लोगों को देखा होगा। लेकिन स्पेस वॉक के बारे में जब हम बात करते हैं तो बेहद जटिल काम है। इसे सफल बनाने के लिए एस्ट्रोनॉट और ग्राउंड स्टाफ मिलकर काम करते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अंतरिक्ष में ये चहलकदमी अब एक विश्व कीर्तिमान बन चुकी है। चीन के अंतरिक्ष यात्री काई जूझे ने सबसे ज्यादा वक्त तक स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। काई जूझे चीन के शेनझाओ 19 स्पेसक्राफ्ट के क्रू मेंबर हैं। उन्होंने मंगलवार को एक साथ 9 घंटे तक एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी की। इससे पहले चीन के किसी एस्ट्रोनॉट ने ये मुकाम हासिल नहीं किया था। एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी अंतरिक्ष में सबसे मुश्किल कामों में माना जाता है। इसमें एस्ट्रोनॉट अपने स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलकर काम करते हैं। अंतरिक्ष यात्री अमूमन स्पेस वॉक या अंतरिक्ष यान में किसी तकनीकी गड़बड़ी को ठीक करने के लिए ही स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलते हैं। एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के पास सिर्फ स्पेस सूट का सहारा होता है। ये अत्याधुनिक सूट ही एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष खतरों से बचाता है। इस कामयाबी को हासिल करने में शेनझाओ 19 स्पेसक्राफ्ट के क्रू मेंबर्स के साथ साथ ग्राउंड स्टाफ ने भी काई जूझे की पूरी मदद की। एस्ट्रोनॉट वैंग हाओजे ने स्पेसक्राफ्ट के अंदर से स्पेस वॉक करने वाले एस्ट्रोनॉट काई जूझे को सपोर्ट किया। शेनझाओ 19 स्पेसक्राफ्ट के एस्ट्रोनॉट्स का ये 17वां स्पेस वॉक था। इस स्पेस वॉक को पूरा करने के बाद सभी एस्ट्रोनॉट्स ने ग्राउंड स्टाफ को भी शुक्रिया कहा, क्योंकि स्पेस वॉक के दौरान ग्राउंड स्टाफ हर एक्टिविटी में एस्ट्रोनॉट्स को पूरी मदद कर रहे थे और इस मदद के बिना अंतरिक्ष में कोई कीर्तिमान बनाना संभव नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भाई जम्मू कश्मीर के पुंछ में इन दिनों चौके छक्कों का शोर सुनाई दे रहा है। भारतीय सेना की कृष्णा घाटी ब्रिगेड ने एलओसी के पास छलास गांव में कृष्णा घाटी प्रीमियर क्रिकेट लीग का आयोजन किया है। जाहिर है सेना घाटी में खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में हमेशा ही सक्रिय रही है और ये आयोजन भी इसी मुहिम का हिस्सा है। इस आयोजन से बॉर्डर से सटे इस गाँव में क्रिकेट का रोमांच दिखाई दे रहा है और घाटी के युवा क्रिकेटर्स को अपना हुनर दिखाने का एक मौका भी मिल रहा है। देखिए दिल्ली में 2 दिन की पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस दौरान जोश और जज्बे से भरी कई अनूठी मिसाल भी सामने आई। तो पैरा गेम्स के इस मंच पर इन खिलाड़ियों का जोश देखने लायक है। इन पैरा एथलीट से हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने खास बातचीत की। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। किसी ने जब ये कहा था तो शायद इन बच्चों के लिए कहा था जो भले देख ना सकते हों, हमारी आपकी तरह चल फिर ना सकते हों, दौड़ ना सकते हों, लेकिन अगर हौसले ऊंचे हैं और इरादे बड़े हैं, बुलंद हैं, तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। जिन बच्चों को आप देख रहे हैं ये दिव्यांग बच्चे हैं, आंखों से दिखाई नहीं देता लेकिन आवाज सुन करके ये जंप कर रहे हैं, शॉर्ट जंप, लॉन्ग जंप। यानी सोचिए कि हमने उन किस्सों को सुना है, कथाओं में, किंवदंतियों में पढ़ा है कि शब्द भेदी तीर चलते थे। आप आवाज सुन करके उस दिशा में दौड़ सकते हैं। जो नामुमकिन चीजें हैं वो ये बच्चे मुमकिन कर दिखा रहे हैं यहाँ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पैरालंपिक एथलीट मुकाबले में। है श्वेता, शब्द भेदी तीर होते थे, आवाज सुन करके लोग वहां तीर चलाते थे। आप आवाज सुन के दौड़ रही थी, जंप लगा रही थी। ये मतलब ये ट्रेनिंग कहाँ कैसे मिली? सर सबसे पहले तो अपने अंदर की जैसे कहते हैं ना आवाज, विल पावर, अगर हमें इस पे विश्वास रहेगा तो मुझे पहले ये लगा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, बट मेरे अंदर से लग रहा था कि नहीं, फोकस सिर्फ आवाज पे, जैसा आपने बोला शब्द भेदी वान वाला, वही मैंने भी पूरा सोचा और बस मैं दौड़ गई और जंप कर गई। डर नहीं लग रहा था अगर जरा सा पैर लेफ्ट राइट गए तो आगे फर्श है, वहाँ चोट लग सकती? सर डर के आगे जीत है ना सर। क्या लगे तो लगे। तो आपका पहली बार आप खेल रही हैं, कितने साल से प्रैक्टिस कर रही हैं? सर मैं पहले तो बहुत सालों से खेल रही थी, बट ये वाला इवेंट मेरा पहली बार था। मतलब यकीन ही नहीं होता, खासकर तब जब हम समाज में ऐसी तस्वीरें देखते हैं कि एक व्यक्ति को खुदकुशी करनी पड़ जाती है। ये दीपक हैं, 2008 तक जिंदगी बेहद सामान्य थी। बाइक को पीछे से ट्रक ने धक्का दे दिया, शरीर लगभग पूरी तरह से कमजोर हो गया और ये दिव्यांग हो गए, स्पाइनल इंजरी हो गई और 2 साल पहले निशा ने उनसे शादी की।
ये प्यार था, ये मोहब्बत थी। एक रिश्ते में तमाम चुनौतियों के बावजूद, परिवार की आपत्ति के बावजूद एक साथ हैं। ये हौसला कहाँ से आया कि आप ये थ्रो, इसे क्या, कौन सा गेम कहते हैं? क्लब। ये कि आप क्लब थ्रो करेंगे या खेलेंगे, खेल में कुछ करेंगे? ये हौसला इंजरी जैसे हुई मेरे को, इंजरी के बाद लगता था कि कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने खेलते हुए देखा जैसे पैरा एथलीट होते हैं उनको, तो मुझे लगा नहीं यार, मैं अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। तो मुझे क्लब थ्रो के बारे में पता लगा, तो जब मैंने ये करना शुरू करा था, तो जब मैं इसको 10 मीटर फेंकता था, आज मैं इसको 24-25 मीटर तक फेंक देता हूँ। कि हम फिर भी सब कुछ होते हुए भी लेकिन कुछ ना कुछ कमियां हमारे में हैं, लेकिन इन बच्चों के अंदर जो आप जज्बा देखेंगे, विल पावर देखेंगे, वो एक अलग ही आपको नजर आएगी। तो इन बच्चों को सिर्फ हम लोगों की सपोर्ट चाहिए कि थोड़ा सा इनको पुश करें तो ये कहां से कहां पहुंच सकते हैं। मतलब इनका जज्बा जो है, इनसे पूछिए अगर आप कि बेटा इस गेम में आप क्या करेंगे, तो कहेंगे हमें गोल्ड चाहिए। हमारे शरीर में कमी हो सकती है, शरीर कमजोर हो सकता है, हौसला कमजोर नहीं होना चाहिए। ये जो बच्चे हैं, इनका निशाना सीधा गोल्ड है। अगर ये गोल्ड मिला तो सिर्फ अपने घर के लिए, अपने समाज के लिए नहीं, बल्कि अपने देश के काम आएगा। ये देश के लिए खेल रहे हैं। हमें हमेशा देखना चाहिए कि हमारे आसपास ऐसे बच्चे या ऐसे लोग हैं जो शारीरिक रूप से कमजोर या अस्वस्थ या दिव्यांग हो सकते हैं। उनका हौसला बढ़ाइए, क्या पता कल को ये आपके देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार का नाम ऊंचा करें। भाई मौसम इज ऑसम, और मौसम, हेलो, मौसम इज बहुत ठंडे में मुझे बैकग्राउंड में नहीं देखना चाहती हूँ सीरियसली। अरे सामने तो देखो, सामने देखो, पीछे नहीं देखना, सामने देखना, सामने देखना। लिटरली देख के ठंड लगती है यार, आप लोग समझते नहीं हो। लेकिन अगर वहां जाओगे घूमने फिरने के लिए, शिमला कुफरी की तरफ भेज दिया जाए तो फिर रिपोर्टिंग के लिए? हाँ। नहीं, मैं हाथ जोड़ लूंगी प्रोड्यूसर को, प्लीज मैं कहती हूँ कि इस तरह की खबरें मुझसे ना पढ़ाया करें, इन लोगों से पढ़वाया करें प्लीज। ज्यादा ठंड लगती है। शगुफ्ता प्लीज कैरी ऑन, क्या खबर है बता दीजिए। मैंने ये कहा था ना कि ऑसम है ये मौसम, और ब्लॉसम भी हो सकता है क्योंकि कुछ लोगों को मौसम बहुत अच्छा लगता है, ये वाला है ना, तो ये अपनी अपनी चॉइस की बात होती है। लेकिन मौसम की बात करें तो उत्तर भारत ठंड से ठिठुर रहा है। पहाड़ों पर बर्फ का असर मैदानों तक नजर आ रहा है। दिल्ली की सुबह आज घने कोहरे की चादर में लिपटी नजर आई, तो उत्तर से पश्चिमी भारत में शीतलहर का असर साफ तौर पर यहाँ तो आपने देख ही लिया है, ऐसा ही हाल है कुछ यहाँ पर। नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पर ये बताइए गीतिका, अगर ऐसे, ये बहुत बोल रही थी, आप मुझे ये बताइए कि ऐसे पीछे, ऐसे पहाड़ों में जहाँ बर्फ गिर रही है, ऐसे आप लोगों को भेज दिया जाए, क्या करेंगी आप? अरे बिल्कुल ठंड लगेगी, आप एकदम सही जाएंगे। हाँ, थोड़ा टाइम तो एंजॉय करेंगे ना। मान लो 4 दिन का ट्रिप है, एक दिन एंजॉय नहीं करोगी, फिर मतलब बाहर बर्फ में जाएंगी? हाँ, एक दिन तो जाएंगे, स्नोफॉल तो देखेंगे, एक दिन तो जाएंगे। तो हालांकि कश्मीर में हो रही बर्फबारी सैलानियों को बुला रही है, तो माउंट आबू जैसे पहाड़ी इलाकों का माहौल भी ठंड के बावजूद लोगों को रास आ रहा है। तापमान तो दिल्ली में भी गिर रहा है भाई, लेकिन माहौल अलग है। देखिए दिल्ली से कश्मीर तक मौसम के हाल पर हमारी एक खास रिपोर्ट। कड़ाके की ठंड में दिल्ली के इंडिया गेट पर कदमताल कर रहे ये जवान सर्दी को मात देने का मादा रखते हैं। लेकिन मौसम का ये हाल आम लोगों को रास नहीं आने वाला, क्योंकि एक तरफ तापमान में गिरावट है तो दूसरी तरफ कोहरे और धुंध के कारण दिन में भी सूर्य देवता के खुलकर दर्शन मुमकिन नहीं हो पा रहे हैं। कोहरे की यह चादर दिल्ली में बढ़ रही सर्दी की वानगी पेश कर रही है। आधा दिसंबर बीत जाने के बाद राजधानी में ठंड अपने रंग में आती दिख रही है। हालांकि पिछले दिनों के मुकाबले आज सुबह दिल्ली में तापमान का स्तर कुछ बेहतर रहा, लेकिन सर्दी के तीखे तेवरों से निजात फिलहाल नहीं है। तड़के सुबह जब टेम्परेचर नोट किया गया था तो 8 डिग्री से भी कम था, और उसके साथ साथ विजिबिलिटी 300 तक पहुंच गई है। तो जाहिर है आने वाले दिनों में विजिबिलिटी और घट सकती है। आप देखिए, हम नई दिल्ली में खड़े हैं, संसद भवन के ठीक बाहर, यहीं पर ही विजिबिलिटी आपको 500 मीटर तक तो दिखाई दे रहा है, लेकिन 500 मीटर के आगे देखना मुश्किल है। तो जाहिर है जैसे जैसे और ठंड बढ़ेगी आने वाले दिनों में विजिबिलिटी कम होगी। तो जब घर से निकलें तो गर्म कपड़े रखें, और जब आप यात्रा कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, तो कम से कम 2 गाड़ियों के बीच फासला रखें, फॉग लैंप ऑन कर रहे हैं। ये साधारण हिदायत है जिसका हमें पालन करना चाहिए ताकि दुर्घटनाएं ना हो। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर और पश्चिमी भारत में सर्दी का यही हाल है। उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में पारा गिर रहा है, और साथ ही साथ सुबह और रात के वक्त कोहरे का साया दिखता है। ऐसे में आवागमन में दिक्कत है, और ठंड से बचाव के लिए लोगों को गर्म कपड़ों के साथ साथ आग का सहारा है। ठंड शाम सुबह भी हो रही है, रात को ज्यादा हो रही है, सुबह भी होती है। तो किस तरह के बचाव आप लोग कर रहे हो? यही लकड़ी उकड़ी जला के
खेतों से लाके जलाया जाता है। राजस्थान के माउंट आबू में पहाड़ों के बीच से उग रहा सूरज बेहद खुशनुमा माहौल के नजारे दिखा रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सर्दी का नामो निशान नहीं है। हाल के दिनों में यहाँ पर तापमान गिरकर 1.4 डिग्री तक पहुँच गया और ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील होने लगी। साथ ही साथ शीतलहर का भी खासा असर है। इसके बावजूद इन दिनों सैलानी यहाँ के माहौल का मजा लेने पहुँच रहे हैं, क्योंकि गुलशन में फूल खिले हैं और झील में पंछी जल विहार कर रहे हैं। हल्की हल्की धूप के बीच यहाँ लोगों को गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है। हम सुबह सुबह नकी लेक का पूरा चक्कर मार के आए हैं। एकदम एटमॉस्फेयर बहुत जोरदार है। चाय बाय पिया। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छी फीलिंग आती है। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग का तो बहुत बढ़िया फीलिंग आता है। बहुत ठंड थोड़ी महसूस हो रही थी। अभी यहाँ नक्की लेक के सामने आए, बैठे, धूप है थोड़ा। हमारे यहाँ से ज्यादा थोड़ा फ्रोजन जैसा लगता है। थोड़ा बहुत अच्छी ठंडी है, ऐसा भी नहीं ज्यादा है, थोड़ी कम चला ऐसा है, थोड़ा ठंड लग रहा है अभी। उधर श्रीनगर सहित कश्मीर की वादियों में इन दिनों हो रही बर्फबारी के कारण तापमान में भले ही गिरावट है, लेकिन सैलानियों के लिए बहार बिखरी हुई है। बर्फबारी से हर तरफ सफेद हुआ माहौल अनोखा है, लिहाजा इन दिनों देश के कोने कोने से लोग यहाँ बर्फ देखने और मौसम का मजा लेने आ रहे हैं। तो बहुत ज्यादा ही ठंड लग रही है। वहाँ की ठंड तो बर्दाश्त हो जाती है, यहाँ की बर्दाश्त नहीं हो रही। बहुत ज्यादा, दिल्ली के मुकाबले बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ पर। माइनस टेम्परेचर इससे पहले देखे थे ऐसे? नहीं, कभी नहीं देखे। कभी नहीं देखे। तो क्या फील है? सोचा था वैसा ही है या उससे ज्यादा? उससे ज्यादा। अरे ठंडियाँ नहीं बिल्कुल नहीं देखी है, पहली बार फील कर रहे हैं। तो सुना था इसी ठंड के बारे में, लगा था कि इतनी? नहीं, पहली तो सुना था कि कश्मीर में बहुत ठंड होती, पर ऐसे फील नहीं किया था इतना। यहाँ अलग से गर्म कपड़े खरीदने पड़ रहे हैं। तो कितना फर्क है दिल्ली और यहाँ की ठंड? काफी ज्यादा, यहाँ गलन बहुत ज्यादा है। कश्मीर आने वाले सैलानी और आम लोग सर्दी से बचाव के लिए आमतौर पर कांगड़ी का सहारा लेते हैं या फिर अलाव जलाकर सर्दी भगाने का इंतजाम कर रहे हैं, क्योंकि इन दिनों यहाँ पर तापमान 0 से 5 डिग्री से ज्यादा नीचे दर्ज किया जा रहा है। लिहाजा शीतलहर काफी बढ़ गई है। बहुत कड़ाके की ठंड कश्मीर में, और जहां स्थानीय लोगों के लिए उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं, लेकिन पर्यटन जो है काफी ज्यादा बढ़ रहा है। और जो हाल ही में बर्फबारी हुई है तो सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम जैसी जगहें हैं, धूप के बाद बिल्कुल गहने की तरह निखर गई हैं और बहुत खूबसूरत नजारे हैं। तो उसी को देख के पर्यटक यहाँ आ रहे हैं, लेकिन काफी ज्यादा ठंड इस वक्त कश्मीर में और उसका असर पूरे उत्तरी भारत में। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में आने वाले दिनों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। वहीं तापमान में अभी और गिरावट आने के भी आसार बरकरार हैं। लिहाजा यहां आने वाले सैलानियों को भी खास सावधानी बरतने की जरूरत है। श्रीनगर से मीर फरीद और दिल्ली से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, ठंड के इस मौसम में और कुछ हो ना हो, जैसे मुझे तो बहुत ठंड लगती है तो मैं बाहर जाने की सोच नहीं सकती, लेकिन ये खाने पीने के जो है ना शौकीन, देखिए कितना सारा समोसा लेके बैठी है ये लड़की। नहीं, ये गलत बात है। आई एम डेकोरेटिंग। और फिर खाओगे भी तो? हाँ, तो पास भी करूंगी ना। नहीं मतलब सीरियसली इतना समोसा शगुफ्ता। आई एम जस्ट चेकिंग, मैं जस्ट चेक कर रही हूँ कौन सा अच्छा है यार। और पता है ये इतनी क्लेवर है लड़की, ये सारे इस तरह की चीजें ऑयली अच्छी रखती हैं ताकि हम खा लें और हमारा वजन बढ़े। लेकिन ये अपना पूरा डाइट जो है वो मेंटेन करके रखती है। श्वेता, आपने वो कहावत सुनी है, खिचड़ी के 4 यार, दही मूली घी अचार। इसी तरह ठंड के भी 4 यार हैं, चाय, समोसे, भजिया और आम। चलिए छोटा सा ब्रेक लेंगे, क्योंकि हमारी चर्चा इसी तरह से जारी रहेगी, आपको ही मजा आएगा। गुजरात के गिर सोमनाथ के लोधवा गांव में खेत के कुएं में एक शेर का बच्चा गिर गया था। सुबह सुबह जब किसान खेतों में पानी देने के लिए पहुंचे तो देखा कि कुएं में शेर का बच्चा गिरा हुआ है। तो उन्होंने तुरंत वन विभाग को सूचित किया और आनन फानन में रेस्क्यू के लिए टीम भी पहुंच गई। 3 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शेर के बच्चे को सुरक्षित बचा लिया गया और उसे पिंजरे में बंद कर अमरापुर पशु देखभाल केंद्र ले जाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि खेत के आसपास करीब 7 शेरों के परिवार रहते हैं जो आसपास के इलाके में जानवरों का शिकार करते हैं।
देखिए, किसी महान शख्स ने कहा है कि हार वही होती है जो आप मान ले, वरना हर ठोकर से एक नई चाल सीखी जा सकती है। क्या बात है भाई, जिंदगी की जंग जीतनी है तो तूफान के गुजर जाने का इंतजार मत करो, तूफान में कश्ती किनारे लगाने का हौसला रखो। क्या बहुत खूब शायराना सारे लोग हो रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। तो ऐसे ही अच्छे विचारों और पॉजिटिव खबरों के साथ आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन कल शाम 5 बजे मुलाकात होगी चाय पर चर्चा में। ढेर सारी खबरें, गर्मा गर्म चाय और भी कुछ हो सकता है समोसे के अलावा।